सो हेलो एवरीवन। यहाँ पे कुछ कमेंटर्स की जो मनु लाठी मैम का मैंने बुक का रिव्यू डाला था, उसमें कुछ कमेंटेटर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है मॉडल एक दो मॉडल सेट डाल दो, जिससे जो है हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। वैसे तो एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो मुझे लगता नहीं है कि हमें अब कुछ नया सीखना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन कुछ भी अब कंफ्यूज नहीं होना है नया पढ़ के। जितना आपने पढ़ लिया है उतना बेस्ट पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, इतने में कॉन्फिडेंस लेकर आइए इस टाइम अपने अंदर। और जितना हो सके प्रीवियस ईयर जो सेट है वो एक बार और लगाते जाइए फटाफट से। और ये तो आप प्रीवियस ईयर जो है सारे किसी भी वेबसाइट पे सर्च करोगे, आपको प्रीवियस ईयर सारे मिल जाते हैं। तो आराम से खुद से सेल्फ सर्चिंग करके लगाते जाइए। उसमें इस टाइम पे क्वांट लगाइए, रीजनिंग लगाइए, बहुत अच्छे से क्वांट का मतलब मैथ्स लगाइए, रीजनिंग लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती चली जाए। जितने टेस्ट इस टाइम आप सॉल्व कर लोगे उतना आप वहाँ पे थोड़ा पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इससे कोई हेल्प मिल रही है मॉडल सेट से, तो ठीक है, मैं डाल दे रही हूँ। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना इसमें से लेना है और कितना छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना रखना है अपने दिमाग में, कितना छोड़ना है, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं शुड बी इंक्लूडेड व्हेन प्लानिंग अ लेसन। मतलब जब भी एक लेसन को प्लान किया जा रहा है, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है वो हमें क्यों इंक्लूड करने चाहिए? एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे अब ईवीएस की अगर लेसन लेसन प्लानिंग की जाएगी, तो उसमें एक्सपीरियंस में क्या, फील्ड ट्रिप्स हो गए, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो क्यों इंक्लूड किए जाते हैं? वो इंक्लूड इसलिए तो किए जाएंगे ना कि आप कुछ नया सीखोगे, और उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। और जब आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है तो आप क्या करते हो? एक इंक्वायरिंग करते हो, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, वो आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस से। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दे प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग कॉन्सेप्चुअल एरर। क्या वो इसलिए होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल एरर बच्चे ना करें? अब देखो, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की बात हो रही है, या फिर प्राइमरी के सेक्शंस की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं करते। मतलब एक एरर को हमें करने देना है। मतलब ये चीज़ कही जाती है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि बच्चों को गलतियाँ करने दें, बच्चों को त्रुटियाँ करने दें। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग को कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ट्रायल एंड एरर सुना है ना। ट्रायल एंड एरर की तो थ्योरी वही है कि एरर तो आप करोगे, एरर होने दो, एरर से डरना नहीं है। तो हमें बच्चे को गलती करने से नहीं रोकना है, हाँ इम्प्रूव करना है अपने तरीके से। वो टीचर को ऑब्जर्व करना वो पड़ेगा कि इसने ये मिस्टेक आखिर करी है तो क्यों करी है, शायद कुछ गलती रही होगी। तो ये टीचर को समझना है, लेकिन बच्चे को नहीं रोकना है, उसको तो एरर करने देना है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? दे लिमिट डिस्ट्रैक्शंस बाय कंट्रोलिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन। मतलब वे छात्रों की अंतःक्रिया को नियंत्रित करके विकर्षणों को सीमित करते हैं। मतलब जो इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चे, उसको कंट्रोल करोगे। एक तरीके से जो डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो अगर कुछ कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी लिमिट्स, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट कर दोगे, और उनके जो इंटरेक्शन होंगे उसको कंट्रोल करोगे, डिस्ट्रैक्शंस को रोक के। तो ऐसा तो नहीं है, कंट्रोल तो करना ही नहीं है। कंट्रोल करना ही एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी, डिबेट एंड रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही अच्छा आंसर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करती है। और जहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड दिख जाए ना आपको कि प्रोवाइड करा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए? क्वेश्चन करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, डिबेट करने के लिए, और रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये तो एकदम मतलब देख के आंखें बंद करके आंसर लगाने वाला है कि इसमें सारी पॉजिटिव बात करती है कि बच्चे को इंक्वायर करने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चे को, तो वो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये आंसर आराम से सही है। अगर क्वेश्चन ना भी पढ़ो ना, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव इस क्वेश्चन में छांट के। तो इसमें आपका थर्ड ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका पूरा वही एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। पाठ योजना में अनुभवों को शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करते हैं।
मतलब एक्टिवली लर्निंग, जो एक्टिव लर्निंग होती है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर मतलब इम्प्रूव करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। गतिविधियाँ, चर्चा, प्रयोग और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से छात्र जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, खोज करते हैं, विचारों पर बहस करते हैं और अपने सीखने पर चिंतन करते हैं, जिससे गहरी समझ विकसित होती है, मतलब डीप लर्निंग होती है। इंटरनली हो जाती है वो डीप लर्निंग, वे इंक्वायर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल। यहाँ पे ये बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल जो है ये आपका उससे रिलेटेड है, प्लानिंग मतलब जो एक्सपीरियंस लर्निंग का पूरा एक मॉडल जो समझाया जाता है वो उस बैकवर्ड इसलिए कहा गया है, उल्टा एक तरीके से आपको इसमें उल्टा जाना है, इसमें आपको सीधा नहीं बताना है। जब भी एक मॉडल डिज़ाइन करते हो तो उसको पहले एक काम, अगर आपको इसमें आंसर ढूंढने में दिक्कत हो तो पहले एक सीधा उसका ढूंढ लो कि किस तरीके से सीधा होना चाहिए, फिर उसको उल्टा कर दो। जैसे कि ऑप्शन क्या है, प्लानिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड इंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिफाई डिजायरेबल रिजल्ट एंड डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एविडेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा जितना भी हमारा आइडेंटिफाई डिजायर्ड रिजल्ट, अगर हम एक सीधी बात करें, पहले बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, चलो सीधे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो लास्ट में, एक तरीके से रिजल्ट की बात हम मान लेते हैं लास्ट में होती है, रिजल्ट की बात हम मानना हमने लास्ट में हुई, इससे पहले कुछ आया होगा रिजल्ट से पहले और उससे भी पहले कुछ आया होगा, तो जो रिजल्ट से पहले आया होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है रिजल्ट से पहले जो भी बात आई है वो क्या आई है, डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एविडेंस, कुछ एविडेंस होंगे उसको एक्सेप्ट किए होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एविडेंस आ गया। ऑप्शन को देख देख चलना है और बस अपना दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा। फिर प्लानिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, तो प्लानिंग कहाँ होगी, प्लानिंग शुरुआत में होती है, अगर हम सीधे इस तरीके से चलें तो पहले प्लानिंग करी, फिर एविडेंसेस देके, फिर रिजल्ट आ गया, एक सीधे तरीके से ये हो जाएगा ना। पर यहाँ पूछा है बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल, तो बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल में क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट पहले, मतलब हमें आइडेंटिफाई करना होगा डिज़ायर्ड रिजल्ट की, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, तो आइडेंटिफाइड रिजल्ट्स, एक तरीके से जो रिजल्ट चाहिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो डिज़ायर सॉरी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होगा उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एविडेंस की बात करेंगे। एविडेंस मतलब डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एविडेंस, इच्छित सबूत तय करना, आप एविडेंसेस कौन से एक्सेप्टेबल हैं उनको रखना अपने पास, तो यहाँ पे इसके बाद एविडेंसेस आ जाएंगे कि जो हमारे एक्सेप्टेबल एविडेंस हैं वो लेंगे, उसके बाद आ जाएगी प्लान, लास्ट में चली जाएगी प्लान, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस एंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब जब हमने रिज़ल्ट तय कर लिए कि हमको ये रिज़ल्ट चाहिए कि भाई कोई चीज़ है हमें उससे क्या रिज़ल्ट चाहिए वो हमने पहले सोच लिया, उसके बाद फिर हमने देखा हाँ एविडेंस कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन से हम एविडेंस रखेंगे इसके लिए। जब हमने ये जान लिया कि ये सब चीज़ें हमारा उद्देश्य क्या है और क्या इसमें हेल्प कर सकता है, उसके बाद अब हम प्लानिंग करना चालू करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे, उनको प्लान करना चालू करेंगे। तो ये होता है हमारा बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल। इस तरीके से, हालांकि ये मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन एक अपनी सोच लगा के किया तो हो गया था। अब यहाँ पे अच्छा, जो मैंने मिस्टेक की बात कही थी ना उस वीडियो में, जब बुक का रिव्यू दिया था तो उसमें यही मिस्टेक थी। देखो जैसे यहाँ पे आंसर ये है BCA, पर इन्होंने आंसर को CAB लिख रखा है, और लेकिन अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ो ना तो एक्सप्लेनेशन में इन्होंने सीधा वही BCA आंसर दिया है। देखो BC फिर A। देखो बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल में पार्ट की योजना बनाते समय, मतलब जब लेसन प्लानिंग आप बना रहे हो तो बनाते समय अंत मतलब परिणाम से शुरुआत, मतलब जो परिणाम होता है उससे शुरुआत की जाती है, पर इन्होंने ऑप्शन में देखो दे दिया था डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एविडेंस, C पहले दिया था, फिर A दिया था, फिर B दिया था, मतलब रिजल्ट को लास्ट में ही रखा था इन्होंने। तो ये बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल तो है नहीं, तो यहाँ पे शायद प्रिंटिंग एरर हुआ है ये। तो ये देखो यहाँ पे B इन्होंने बता दिया, सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो ये रिजल्ट की बात यहाँ की है, सबसे पहले रिजल्ट, और इसके बाद यहाँ पे देखो एविडेंस की बात की है, एविडेंसेस,
इसके बाद ये तय किया जाता है कि उन नतीजों को प्राप्त करने के प्रमाण कैसे लिया जाएगा, मतलब एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, परीक्षा के थ्रू या प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो किसके थ्रू आए, परीक्षा के थ्रू आए, प्रोजेक्ट के थ्रू आए, एक्टिविटीज़ के थ्रू आए। और फिर लास्ट में इन्होंने प्लानिंग कर दी, शिक्षण विधियों की योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे BCA हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटीज ऑफ टीचिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब जब आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में मतलब समझ गए कि ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान का जब निर्माण कर रहे हो तब के लिए पूछा गया है कि क्वालिटीज़ क्या होंगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कनेक्टिंग न्यू आइडियाज़ टू एग्जिस्टिंग आइडिया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, मतलब जो आपके या बच्चे के जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें नए आइडिया को जोड़ना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चा कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, आपको उस एग्जिस्टिंग आइडिया में या उसकी ही हेल्प लेके, कहीं ना कहीं हम पूर्व ज्ञान चेक करते हैं ना बच्चे का कि प्रीवियस नॉलेज क्या रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ उसमें नए आइडिया को कनेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद देयर इज़ अ सोशल आस्पेक्ट इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस, मतलब जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है वो सोशल एस्पेक्ट है, मतलब एक सामाजिक पहलू भी होता है। बात तो बिल्कुल सही है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में सोशल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, सिंपली मेमोराइजिंग। अब देखो मेमोराइजिंग आ गया, मेमोराइजिंग आ गया, अब ऐसे ही कट कर दूँ, रटवाना नहीं है कुछ भी, मतलब हमें आंसर सही लाने के लिए मेमोराइजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, रटवाना तो है ही नहीं। थर्ड गलत हो गया। इंटेलिजेंट गेसिंग मस्ट बी एनकरेज। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को कि हमें तुक्के को कैसे एनकरेज कर सकते हैं, पर तुक्का नहीं, यहाँ पे कहा गया है इंटेलिजेंट गेसिंग। ये NIOS में भी शायद कहा गया कि बच्चे को इंटेलिजेंट गेसिंग करने देनी है, मतलब गेसिंग नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग, मतलब उसके पीछे कुछ तो उसकी नॉलेज है, और पर वो एक तरीके का उसी को एक कहते हैं ना, उसका स्कीमा सेट करके कुछ नया गेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग को हमें इनकरेज करना है यहाँ पे, क्योंकि जब इंटेलिजेंट गेसिंग ही नहीं करेंगे एक तरीके से, जब सामने वाले, आप मान लो आपको कुछ पुराना थोड़ा बहुत पता है, और अगर आप उसको ही एक बेस बना के कुछ नया बोल रहे हो, नहीं मतलब बोल रहे हो, और आपको कोई टोक दे सामने से, और सामने से टोक दे, तो आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो वो काम नहीं करना है। तो इंटेलिजेंट गेसिंग करने देनी है, एनकरेज करनी है। तो यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बस वर्ड को याद रखना, गेसिंग नहीं एनकरेज करनी है, इंटेलिजेंट गेसिंग को एनकरेज करना है। इंटेलिजेंट गेसिंग क्यों क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ नॉलेज बेस पे होती है वो गेसिंग। ये नहीं कि कुछ भी नॉलेज नहीं है लेकिन तुक्का मार दिया, तो वो नहीं करना है। मस्ट बी एनकरेज एज अ वैलिड पेडागोजिक टूल। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से सही थे इसमें, 1, 2 एंड 4। 1 to 4 ढूंढो फटाफट से, 1 to 4 ये रहा, तो ये आंसर ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे भी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं उसके आधार पे क्या करा, विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर लेता है, अनुभव के आधार पे पुराने विचारों में नए विचारों के सिद्धांत जोड़ता है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया सामाजिक पहलू होती है, जैसे कि चर्चा हो गया, सहयोग हो गया, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो भी कह लो, डिबेट होती है वो भी, सब है तो सामाजिक पहलू ना, क्योंकि पीयर लर्निंग जो होती है वो भी सामाजिक पहलू है, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड, केवल याद करना नहीं है, ये तो गलत हो गया। और फोर्थ सही है, साझेदारी से अनुमान लगाने ये कुछ शिक्षण का सही तरीका माना जाता है, समझदारी से अनुमान लगाना। अभी एग्जाम में भी देखना, बहुत ये आप करते क्या हो, समझदारी से अनुमान ही तो लगाते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ रहे हैं या रटे हुए आ रहे हैं, एक समझदारी से आप गैस ही तो कर रहे हो वहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल असेसमेंट टूल्स, मतलब जो डिजिटल टूल्स हैं असेस करते हैं, जिसके थ्रू आप असेस कर सकते हो, उसके बेनिफिट पूछें कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ये ज़रूर ध्यान देना है, क्या पूछा है इसमें, बेनिफिट्स पूछे हैं, तो बेनिफिट की बात की गई है। अब ऑप्शन देखते हैं,
इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट, जो डिजिटल टूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, बच्चों को इमीडिएट फीडबैक देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इमीडिएट फीडबैक देते हैं जो भी डिजिटल असेसमेंट टूल्स होते हैं हमारे। अब ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मतलब जो उनका डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का काम जो होता है ऑटोमेटिक होता है, भाई डिजिटल का काम ही है ये, ऑटोमेटिक सब चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। थर्ड क्या है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट विदाउट टेक्नोलॉजी, मतलब बिना तकनीकी वाले स्टूडेंट के लिए सीमित उपलब्धता। जो बिना टेक्नोलॉजी का बच्चा, एक तरीके से लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे बेनिफिट्स बताने थे, तो उसके बेनिफिट में तो ये नहीं आ रहा है, तो ये तो हटा दो। एनहेंस्ड एंगेजमेंट थ्रू इंटरेक्टिव कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। कुछ इंटरेक्टिव कंटेंट होता है तो बच्चे इंगेज अच्छे से होते हैं। अब उनको बच्चों को कुछ वीडियो दिखा दो लर्निंग से थ्रू, तो वो जल्दी सीखते हैं, तो इंटरेक्शन बढ़ता है। तो क्या ए, बी और डी ये हमारे बेनिफिट्स हैं, हमें केवल बेनिफिट्स बताने थे यहाँ पे। इसके ऑप्शन देखें, देखो ए, बी एंड डी, आंसर थर्ड। वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है उसके अप्रोचेस बताने कौन कौन से सही हैं। अच्छा, टाइलर मॉडल फॉलो अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा पूरा, तो टाइलर मॉडल करिकुलम के अंदर तो टाइलर मॉडल पढ़ा होगा, हिल्डा टाबा मॉडल पढ़ा होगा। तो ये जो मॉडल्स हैं उनकी ये बात तो, और स्पाइरल करिकुलम भी आप जानते ही होंगे कि करिकुलम कितने तरीके के होते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। जो टाइलर मॉडल लीनियर होता है, बिल्कुल सही बात है। जो टाइलर मॉडल था इसी को डिडक्टिव भी कहते हैं, ये डिडक्टिव मॉडल कहलाता है। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस होता है इसका। और टॉप डाउन मॉडल भी इसी को कहते हैं, टॉप डाउन, टाइलर मॉडल को टॉप डाउन मॉडल भी कहते हैं। अब आ गया हिल्डा टाबा मॉडल। हिल्डा टाबा मॉडल अलाउ फॉर टीचर इनपुट एंड स्टार्ट विद स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन। तो जो टाबा मॉडल था उसने अलाउ, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। जो और ये टाबा मॉडल जो है ये बहुत एक तरीके से कहा जाए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है, ये डिडक्टिव अप्रोच को नहीं, इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। और इसको ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं, जो टाबा मॉडल है इसको ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। इनकी एक बुक थी हिल्डा टाबा की, कुछ करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, टाबा मॉडल जो हिल्डा टाबा थे, हिल्डा टाबा की बुक थी, इसको भी याद कर लो शायद आ जाए। हिल्डा टाबा की मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट एंड कुछ डेवलप ऐसी ही थी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड थ्योरी एंड, मतलब इसको मैंने एक ट्रिक से याद कर रखा है। करिकुलम, जब करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर दी जाए तो हिल्डा टाबा है, और अगर बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो टाइलर है। मतलब बेसिक उनकी भी बुक है वो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। इसको मैंने हिंट से याद कर रखा है एक, अगर अचानक से आता है तो दिख जाएगा, मेरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो यहाँ जो ये मैंने लिख रखा है ना पेंसिल से, ये NIOS में दे रखा है, जो वो हैं टाबा, हिल्डा टाबा, उन्होंने 7 लेवल्स दिए हैं करिकुलम के, तो यहाँ पे 7 मैंने इसलिए लिख रखा है खुद की मेमोराइज करने के लिए। स्पाइरल करिकुलम क्या करता है, रिविजिट करता है टॉपिक को, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अब आपने कुछ पहले इजी वे में पढ़ा, जैसे हम अब DA+B का ही मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, पहले ये क्या करते हैं, एक उसका पूरा उसका एज अ होल समझते हैं पूरे उसको कि टॉपिक है क्या। फिर क्या करते हैं, जब रिवाइज करते हैं तो उसके मेन पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि अच्छा इसको याद करना है, इतना याद करना है, ये याद करना है। फिर उसके बाद और ज़्यादा उसमें जाएंगे कि हाँ अब इसकी ये जो मेन पॉइंट है, जैसे बुक है, अब ये बुक याद रखनी है, इसको याद रखना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो ये स्पाइरल करिकुलम कहलाता है कि आप जितनी बार उसको रिविजिट करोगे टॉपिक को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ उसमें एक नया इम्पॉर्टेंट एक अच्छा पॉइंट भी आपको मिलेगा, और अच्छे से याद करते, मतलब आपकी उसमें आपके मेमोरी में सेव होता चला जाएगा। जितनी बार रिविजिट करोगे टॉपिक को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आप नया सीखोगे तो एक तरीके से चैप्टर कभी भी एक बार में पूरा तैयार हो ही नहीं सकता।
उसको बार बार रिविजिट करना होगा, रिवाइज करना होगा। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, अरे ये तो रह ही गया। ऐसा होता है ना कि अरे ये तो रह ही गया, और फिर भी उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसमें लगेगा अरे ये तो पढ़ा, पूरे चैप्टर पढ़ा पर यही क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्पाइरल करिकुलम उसी को कहा जाता है कि जब जितनी बार आप टॉपिक को रिविजिट करो, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, तो competency based approach focuses on mastery of the specific skill and knowledge। ये भी बात सही है, जो competency based approaches होती हैं वो किस लिए होती हैं, कोई भी एक स्किल में मास्टरी करने के लिए और नॉलेज में मास्टरी करने के लिए। तो यहाँ पूछा क्या था वैसे, मैं तो ये भूल ही गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द अप्रोचेज टू करिकुलम डेवलपमेंट। अच्छा, कौन सी अप्रोचेज सही हैं? तो जो टाइलर मॉडल लीनियर सीक्वेंस तो फॉलो करता है, फिर इन्होंने यहाँ गलत क्यों मान लिया? करता है ये कथन सही है, टाइलर मॉडल का उद्देश्य आधारित और क्रमबद्ध होता है। अच्छा, इन्होंने 1 2 3 4 कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं दिया है वैसे आंसर में। अच्छा, ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं है तो 2 3 4 तो है, इसलिए इसको सही कर दिया, वरना आपके 1 2 3 4 चारों सही हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि टाइलर मॉडल जो होता है वो लीनियर होता है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने लीनियर ही दिया था, तो ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही होना चाहिए। पर लेकिन ऑप्शन में, जब ऑप्शन में नहीं दिया तो उसका क्या कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से 1 2 3 भी सही हो सकता था, ये भी बात है। तो यही थोड़ी बहुत मिस्टेक है खैर, लेकिन आपको तो पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ इन्होंने लिखी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सही सही लिख दी कि टाइलर मॉडल जो होती है वो रेखीय क्रम मतलब लीनियर को फॉलो करता है, ये कथन सही है। देखो यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है। उसके बाद टावा मॉडल जो होता है वो इंडक्टिव मॉडल है, इसमें शिक्षक की भूमिका महत्व है। हाँ, ये चीज़ भी याद रखनी है, टावा मॉडल में जो टीचर होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा टावा मॉडल में, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। और स्पाइरल क्या होता है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे चैप्टर को उतनी बार उसकी जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दोहराया ही जाता है वो इसलिए क्योंकि जिससे आपको उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट और उस विषय के बारे में अच्छे से समझ पाओ। ये थोड़ी ना इजी इजी पढ़ लिया बस ठीक है सब समझ में आ गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स रिगार्डिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। लर्निंग रिसोर्सेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग रिसोर्सेज की बात की है यहाँ पे, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इन्हांस लर्निंग थ्रू इमर्सिव एक्सपीरियंस। उसमें एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो हमारी जितनी ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स हैं, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स का मतलब सीधा सीधा इतना सा है, जितनी हमारी 3D पिक्चर्स और उसके थ्रू हम सिखाते हैं ना बच्चों को, उसकी बात करी जा रही है। चाहे वो जो प्रोजेक्टर्स होता है उसके थ्रू दिखाओ, जो 3D इमेजेस होती हैं, रियलिटी एप्स ना रियल दिखती हैं, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, लर्निंग को इन्हेंस ही तो करता है, क्योंकि उसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गहन अनुभव होगा, इसलिए ये वाला कोई ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्या है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स क्या है भाई, फ्लैश कार्ड तो मालूम ही है सबको, उसमें कुछ पिक्चर इमेजेस बनी होती हैं, तो वो दिखाओ, वो क्या किस लिए होता है, क्विक रिकॉल करने के लिए फैक्ट्स को या इन्फॉर्मेशन को, कुछ भी। तो फ्लैश कार्ड्स, ये बात भी ठीक है। LMS क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या ऑफर करता है, प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन कोर्सेज। देखो समझ में भी आ रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट लिखा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रहा है, तो थर्ड भी सही है। इसके बाद ट्रेडिशनल लेक्चर, भाई ट्रेडिशनल लेक्चर क्यों देंगे, गारंटी क्या करता है, इंटरेक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड्स थे वो इंटरेक्शन ही तो नहीं कराते थे स्टूडेंट का, उसमें तो भाई टीचर महान था, उसमें स्टूडेंट सुन रहा है खाली बैठ के, तो इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन तो हुआ ही नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये गलत हो गया, जब ये गलत हो गया तो बचा क्या, 1 2 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज विद देयर डिस्क्रिप्शन। मतलब हमें क्या करना है, उसको मिलाना है। स्कैफोल्डिंग सब जानते हो ना, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जब बच्चा सीख रहा होता है, अपने नॉलेज कंस्ट्रक्शन के उसमें फेज में होता है,
कुछ थोड़ा उसने सीख लिया होता है और थोड़ा सा और आगे कुछ अच्छा सीखने के लिए क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी था कि अगर कुछ एक गुड़िया की आप टांग तोड़ के रख दो और उसको बच्चा जोड़ना चाह रहा है, तो वो उसने बाकी सब पार्ट जोड़ लिए, मान लो एक एक हाथ नहीं जोड़ पा रहा, तो क्या करोगे आप वहाँ पे थोड़ा सा उसे हेल्प प्रोवाइड करोगे, बता दोगे कि इस तरीके से ऐसे करो, जुड़ जाएगा। तो वो क्या होगा, बच्चा अगली बार में सीख जाएगा। तो आपने क्या किया, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करा, बच्चा खुद से सीख गया। तो स्कैफोल्डिंग एक तरीके की क्या है, एक तरीके का सपोर्ट है। तो इसका ऑप्शन पढ़ें फटाफट, कहाँ पे है, learning that take place in the same context तो नहीं है। difference between a learner can do without help and what they can do with guidance and encouragement, ये तो ZPD का होता है। ZPD मतलब जोन प्रॉक्सिमल, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, मतलब वो उतना एरिया का हो, उतनी जगह, जो डिफरेंस एक तरीके का होता है जब लर्नर जितना उसने खुद से सीखा विदाउट हेल्प और जितना वो सीख सकता है किसी की हेल्प से, उसके बीच की जो जगह खाली है उसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये तो बी का तो थर्ड है, बी का थर्ड है भाई। और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव जब भी बात आए कॉग्निटिव की, तो कॉग्निटिव को दिमाग में रखना है कि कॉग्निटिव मतलब संज्ञान की बात होती है ना, संज्ञान की बात कहाँ हो रही है, सपोर्ट गिवन टू अ स्टूडेंट, लो भाई सपोर्ट की बात हो रही है, that is tailored to their and gradually removed as they become more competent। ये देखो स्कैफोल्डिंग तो यहीं पे दी जा रही है। तो ये ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, अब ऑप्शन में ढूंढे A1 B थर्ड, A1 B थर्ड, A1 B थर्ड, दो तरीके के दे रखे हैं। यहाँ पे केवल हमें डी को चेक करना है, डी को चेक करना है बस। अरे नहीं हो सकता, देखो बी का थर्ड लिखा है, डी का थर्ड लिखा है, कोई मतलब नहीं, ये ठीक है। डी में क्या था, सिचुएटेड लर्निंग, मतलब जो आपकी सिचुएशन होगी एक तरीके से उसी समय में जो आपका ज्ञान होगा उसको सिचुएटेड लर्निंग कहा गया है। तो ये रहा लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ अप्लाइड, सीखना उसी संदर्भ में होता है जिसमें उसे लागू किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सिचुएशन एक सिचुएशनल अकॉर्डिंग बता दिया है। सी का क्या है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, इसमें संज्ञानात्मक शिक्षुता, मतलब कि आपका क्या हो गया, कहाँ गया पॉइंट, कहाँ गया, situated an instructional model that involves a master showing an student how to perform a task and gradually transferring responsibility। यहाँ पे responsibility transfer ये तो बात नहीं हो रही सही, कॉग्निटिव इसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लर्निंग that takes places in the same context in which it is applied। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो जाती है कभी कभी। और सिचुएटेड लर्निंग क्या है, जब एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है मास्टर शोइंग एन स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क एंड ग्रेजुअली, अच्छा यहाँ पे सीख रहे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो ये कॉग्नियंस मतलब संज्ञानात्मक रूप से एक्टिव रहोगे ना, मतलब आप कॉग्नियांस में ले रहे हो, अपने कॉग्निटिव हो, तो सी का 4 हो जाएगा। सिचुएटेड तो यही है, सिचुएशन तो यहीं पे है, लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ अप्लाइड। ठीक है, तो समझ भाई, समझ के बहुत चलना है क्वेश्चंस को। कन्फ्यूजन अगर हो तो एलिमिनेशन सबसे अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। कभी कभी एकदम होता है कि समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह रहा है, वही चीज़ बाद में पढ़ो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। 8th क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड टास्क एंड चैलेंजेस। जो ऑथेंटिक असेसमेंट होता है, मतलब एक प्रमाणिक आकलन जो होता है, वो रियल वर्ल्ड टास्क और चैलेंजेस के लिए होता है। बात तो ऑथेंटिक, हाँ 2 असेसमेंट होते हैं, एक ऑथेंटिक और स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज जो होते हैं वो मार्क्स वाले होते हैं। देखो स्टैंडर्डाइज इन्होंने क्या लिखा है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट, तो ये बात तो गलत है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो आपके वो कहलाते हैं जैसे आप जिसके लिए मार्किंग करते हो, जैसे आपके एग्जाम्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, या फिर जिसमें भी आप मार्क्स दे रहे हो, एक मानक तय कर रहे हो कि इतने वाला पास, उतने वाला, मतलब इतने वाले को हम इतना ग्रेड रखेंगे, उतने को कि उसको इतना समझ में आया। अगर उसने 10 नंबर आए हैं इसमें तो उसको भाई अच्छे से समझ में आ गया, अगर 8 नंबर आया मतलब अभी कुछ टॉपिक वीक है, तो एक तरीके का आपने मानक तय कर दिया। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मतलब जिसमें आप मार्किंग करते हो।
ऑथेंटिक क्या होता है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के लिए, जैसे आप बच्चा कितने अच्छे से बोल पा रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कितने अच्छे से कर पा रहा है, अपने एक्सप्रेस कितने अच्छे से कर रहा है, कोई चैलेंज उसके सामने आ रहा है तो वो कितने अच्छे से ग्रास्प कर पा रहा है, डर नहीं रहा, तो ये सब ऑथेंटिक असेसमेंट है। तो ये देखो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, और इन्होंने भी यही लिखा है। ऑथेंटिक क्या होते हैं, आकलन असल दुनिया के कार्य हैं, मतलब जो जितनी भी आपकी असली दुनिया के कार्य हैं और चुनौतियों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे कथन सही हैं। ऐसे आकलन में क्या क्या आएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, केस स्टडी आ जाएगा, वास्तविक जीवन से जितने जुड़े हुए कार्य शामिल होते हैं वो सब ऑथेंटिक हैं। और मानक क्या है, जिसमें आप एक तरीके की मानक परीक्षण तुलना अंक पर करते हो, बस वही आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑथेंटिक टेस्ट नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर पोजेस इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है वो एक रचनावादी क्लासरूम, एक तरीके से क्रिएटिव क्लासरूम जो होगी उसकी फीचर्स बताने हैं। बस एक कीवर्ड पकड़ा करो, फीचर्स की बात करनी है हमें, फीचर्स ढूंढते हैं। चलो, स्ट्रेसेस मास्टरी ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों में महारत हासिल करने पर जोर देना है। ऐसा तो नहीं करना है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ क्यों क्यों नहीं भाई, ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों पे जो इसको अभी रखते हैं, इसको थोड़ा पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है। कैसे हमें छांटना है, इसको पॉजिटिव में रख लेते हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन विद इन सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ऑथेंटिक से बात हो गई। वही अभी ऑथेंटिक टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे को क्या करना है, बैटरी भी खत्म हो गई, तो बच्चे को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में समझना है, ये बात तो ठीक है। असेसमेंट स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है, स्टूडेंट की अचीवमेंट कैसे असेस करोगे, इन अ वेज दैट मूव लर्निंग फॉरवर्ड, कि छात्रों की उपलब्धि को ऐसे तरीक़ों से आकलन करता है जिससे अधिगम आगे बढ़े, बात ठीक है। क्रिएटिव लर्निंग वही होती है ना जिससे लर्निंग आगे बढ़ सके, ये बात ठीक हो रही है। व्यूज लर्निंग एज अ सर्च फॉर मीनिंग आउट ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब सीखने को निजी अनुभव से मतलब की खोज पर तौर, मतलब आप एक तरीके से लर्निंग जितना आपने एक्सपीरियंस, निजी खोज, निजी अनुभव जो होती है वो बिल्कुल निजी खोज का मतलब क्रिएटिव हो गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास वही होती है, तो ये भी बात ठीक है। 3 और 4 ठीक, नहीं 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ऑप्शन देखते हैं 2 4 1 या 2 3 4। देखो ऑप्शन भी 2 3 4, ठीक है, मतलब कि बहुत, तो ये गलत हो गया, इसमें ये इसको हटा दिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। स्ट्रेस वर्ड यहाँ पे नेगेटिव हो गया कि मास्टरी, छोटे छोटे ज्ञान के उसमें बहुत ज़्यादा मास्टरी कराने के लिए हमें स्ट्रेस नहीं देना है, तो फिर उससे सीख नहीं पाएंगे ना, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जब। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब जिसको भी भाई ये कंटेंट चाहिए था, आप पहले ये इतना देखो, अगर आपको लगता है कि आपको आपके उसमें आपको पढ़ना चाहिए और आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बताइएगा, इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, वरना आपने जितना पढ़ लिया है फिर उतना ही पढ़िए। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए ये क्या है अचानक से पढ़ने लगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पास आ चुका है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी हमारे मतलब मेरे ही कॉम्पिटिटर्स हैं और जो भी हैं, वेल थैंक यू सो मच।